बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुश आमदीद। और इस नशिस्त में हमने जो गुफ्तगू करनी है हस्बे वादा, बल्कि वादा की और कोई बात है ही नहीं करने वाली। फैज़ाबाद धरना, उसमें पीटीआई का एक नया रुख। देखिए, गवर्नमेंट तो जो करती है सो करती है। पीटीआई वाले कह रहे हैं कि उस पिटिशन के ऊपर, उस फैसले के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। कौन सा फैसला था ये आपके साथ शेयर करेंगे, आपको पता ही होगा। लेकिन इस मामले के ऊपर भी पीटीआई का यू टर्न साबित करता है कि सर गेम कोई और चल रही है। और दूसरा, नवाज शरीफ साहब की वापसी। वज़ीर आज़म साहब जेल के फाटक खोलने की तैयारी कर रहे हैं, अनवर अल्लाह काकड़ साहब, और वो कह रहे हैं कि हम कानूनी राय लेंगे। कानून तो बड़ा क्लियर है। और नवाज शरीफ साहब आएंगे, गिरफ्तार होंगे, तो मतलब वो कहते हैं मूसा डरया मौतों तो मौत आगे खड़ी, यही है ना ये कहावत। तो गिरफ्तारी तो फिर ऊपर सामने नज़र आ रही है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये मिली भगत भी हो सकती है। इस पे बात करेंगे। और सकरंड में जो 4 बेगुनाह या मासूम 5 शहरी मासूम यानी मुबैना जो तौर पे जो ज्यादती की गई है वो पता चल गया। तो वो रेंजर्स ने जनाब वो तैंपटास किया है वहाँ पर। बड़ी अफसोसनाक बात है। तैंपटास नहीं है, बड़ा जुल्म है, कत्ल किया। लेकिन रेंजर्स थे सर, उन्होंने वो मारता सी ना एक वो शाह मुंडा, वो बेनजीर पार्क क्लिफ्टन थे। अच्छा, ये सरफराज शाह, इसकी नेचर नहीं पता मुझे कि ये मामला क्या था, लेकिन उनके पास इख्तियारात पुलिसिंग के मौजूद हैं रेंजर्स के पास सिंध में। वो आप वाकया सुन ले, फिर मेरा ख्याल है कमेंट करेंगे। नहीं, पुलिस के पास जो है वो बंदे मारने का इख्तियार तो नहीं। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि जब आप एक ऐसी ट्रेंड, आप थोड़ा सा जरा ब्रीफ कर दें। फोर्स को, ट्रेंड फोर्स को ऐसी एक्टिविटीज कराते हैं जो उसके परव्यू में नहीं आती। हाँ, मेरा ख्याल है कि ये छोटा मतलब ये कि हम इस पे ज्यादा नहीं बात अच्छा, नहीं है, तो पहले इसको कर लें। सकरंड के पास एक कच्चे का गांव है, माड़ी जलबानी। जो स्टोरीज वहाँ से पता चल रही हैं, वहाँ एक एक्टिविस्ट थे, एक नेशनलिस्ट 70-75 साल के कोई रज्जुब जलबानी। उनको वो कोई मतलूब थे नहीं थे, लेकिन बहरहाल उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई कार्रवाई वहाँ पे पुलिस भी गई है, रेंजर्स भी गई है। तो अहले इलाका जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने ये समझा कि वापडा आजकल एस्को ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो उनका कोई ऑपरेशन है और वो आते ही घरों में घुस गए। तो उन्होंने कहा घरों में क्यों घुस रहे हैं भाई, मतलब हम पर्दादार लोग हैं। तो सारे वो जिस तरह गांव का माहौल होता है, लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने रजिस्ट भी किया होगा डेफिनेटली। इधर से सीधी गोली चली, सीधी गोली चलाई। 5 लोग, 2 मौके पे हलाक हो गए और टोटल 5 लोग। फिर धरना दिया लोगों ने नेशनल हाईवे पे, इंडस हाईवे पे, और सिंध भर में उसका अच्छा खासा हुआ। आज कोई FIR उसकी हुई है, लेकिन उस FIR में बस सिंपली पुलिस आई है और कानून नाफिज करने वाले लोग थे साथ, यानी वो मामला दबा दिया गया। पहले उसका ये वर्जन है एक तरफ का, यानी इलाका का। तो इस वाक़े के बाद जब सोशल मीडिया पे चीज़ हाईलाइट हुई और फिर नेशनल मीडिया ने ली, उसको हाईलाइट करना शुरू कर दिया है, टिकर स्पीकर जिस तरह चले। तो उसके बाद फिर हमारे वज़ीर दाखिला जो है सिंध के, ब्रिगेडियर हारिस नवाज़, उन्होंने कहा कि जो खुदकुश की इतला थी वहाँ पर, तो वहाँ गए, वहाँ पे फायरिंग हुई, 5 लोग हमारे ज़ख्मी हो गए, जवाबी फायरिंग में हो गए, वो ये नुकसान हो गया, जानी नुकसान हो गया, वो उधर से मुल्ज़िमान मारे गए। बेसिक जो सवाल है कानूनी वो ये कि अगर वहाँ इनकाउंटर हुआ है तो इनकाउंटर के बाद, फायरिंग के बाद ये वहाँ से भाग क्यों निकले? और दूसरा ये कि जो लोग मुल्ज़िमान मारे गए तो वो तो माल मुकदमा होता है मेरा ख्याल है, उसको वारदात की, तो उसको छोड़ कर क्यों चले गए? और फिर 48 घंटे तक चुप, खामोशी नहीं। अच्छा, खालिस्तन होता ये है कि इस तरह के मामलात में कोई इस तरह की कार्रवाई करने नहीं जाते, लेकिन बेधड़क होते हैं। और लॉलेसनेस ये होती है कि उनको पता होता है कि हमारा तो एहतसाब होना नहीं, हमें कोई पूछ तो सकता नहीं, तो वो बेदरेग ताकत का इस्तेमाल करने की एक आदत पड़ चुकी है। फैसल का पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि जब आप इस तरह की फोर्सेस को पुलिसिंग का अख्तियार देंगे, जी उनके पास तो यही होता है, उन्होंने तो यही सीखा होता है। इख्तियार के बगैर भी एक तो पुराना वाकया अगर हम इसमें देखें कि माई जंदो का वाकया हमारे तारीख का, वो ठीक है, वो वाकया बड़ा अफसोसनाक वाकया मौजूद है। और दूसरा साहिवाल की एग्जैक्टली मैं साहिवाल की तरफ आना चाह रहा हूँ। मसला ये कि साहिवाल की तो वीडियोस तक मौजूद है, वो बच्चे थे, उनके सामने उनके माँ बाप को कत्ल किया गया,
کو سر بات یہ مسئلہ تو وہی ہے بات یہ ہے کہ جب ہم 2 دن یاد رکھ کے سرخیوں خبروں میں چوتھے دن اس کو بھول جاتے ہیں نا بطور قوم, تو پھر پھر یہ مسلسل ہوتا رہے گا. آج اس پہ شور مچایا, آج وہ مائی جندوں کی طرح لمبے عرصے کے بجائے جلدی ایک FIR کٹ کیا اور اتنی گول مول ہے کہ اس میں کسی کو, اگر وہاں پہ کوئی شواہد نہیں تھے ساہیوال والے میں, تو اس میں کون سے شواہد ہوں گے؟ وہ پھر سرفراز والا معاملہ جو تھا وہ تو نہیں, وہ تو دیکھیں نا, وہ خون زیادہ بہنے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. ہاں وہ کہتا رہا, گولی کرتا رہا, خون ٹھڈا لگنے کی وجہ سے بہا تھا نا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں پر لوگ جو ہے نا وہ ظلم سہنے کی عادت رکھتے ہیں, وہاں پر ریاستی جبر بڑھتے ہیں اور مسلسل بڑھتے ہیں. تو یہ لوگوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. میں کسی کو بغاوت کی ترغیب نہیں دے رہا, لیکن ناانصافی کے خلاف تو آواز اٹھائیے. آپ بغاوت کی ترغیب دے رہے ہیں جب آپ لوگوں کو کہیں گے نا کہ لوگ ظلم سہنے کی عادت کرتے ہیں. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم لوگ اپنے جو نمائندے بھیجتے ہیں وہ سسٹم ٹھیک کریں؟ آپ لوگوں کو جب کہہ رہے ہیں کہ وہ ظلم سہنے کی عادت اپنا لیے, تو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں وہ سڑک پہ نکلیں. نہیں کس طرح کریں کہ ساہیوال کے جو ملزمان تھے ان کو سزا دلواتے. کس طرح جس طرح کراچی میں ایک دروازہ توڑنے پر سیکٹر کمانڈر کو تبدیل کروایا گیا, اس طرح سزا دلواتے. سیکٹر کمانڈر کتنے آج کل مجھے نہیں پتا, پھر نہ گندیاں گلاں پھر کہاں سے تبدیل ہوا, پھر سو بٹ سزا ہے, تبدیل ہونا سزا ہے. the point being شفقت صاحب, the point being سر بات یہ ہے, نہیں دیکھیں بات یہ جب سٹینڈ جب تک لوگ کھڑے نہیں ہوں گے اپنے نمائندوں کے خلاف کھڑے ہوں, یا نمائندوں کے جو نمائندے ہوتے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہوں, جب تک لوگ احتجاج نہیں کریں گے اس طرح کی زیادتیوں کے اوپر, کام نہیں ختم ہوگا. ایک تو یہ assumption, ایک تو یہ assumption کہ لوگ پاکستان میں کبھی کھڑے ہوں گے ہی نہیں اس ظلم کے خلاف, بربریت کے خلاف, تو پھر ٹھیک ہے نہیں کھڑے ہوں گے. لیکن آپ جب کہیں کہ یہ ظلم سہتے رہتے ہیں, تو جو لوگ ظلم سہتے رہتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی حد تو ہوتی, اس حد کے پار تو پھر کوئی اسی لیے مارے گئے نا کہ وہ کہیں کھڑے ہوئے تو مارے گئے نا. وہ فائرنگ کیوں ہوئی ہے, وہ کہیں کھڑے ہوئے ہوں گے اس کے بعد نہیں قانون ہوتا کوئی. وہ کھڑے نہیں سن سر, ہاں انہوں کھڑے ہونا نہیں کیا. میرا خیال ہے یہ جو 48 گھنٹے لوگ اگر میتیں لے کر سڑک پر کھڑے ہوئے تو کھڑا ہونا ہی ہوتا. ہاں یہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ادروائز وہ دہشت گرد ڈکلیئر کر دیے گئے تھے. تو کم از کم ہومیوپیتھی کی ذریعے کہ FIR ہوئی نا, دوسری FIR, تو اس سے کم از کم ان کے اوپر یہ جو داغ لگا تھا دہشت گردی والا وہ تو کم از کم دھلا نا, تو لوگ تو کھڑے ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے عدلیہ کھڑی ہوتی ہے. اصل سوال تو یہ ہے کہ ہماری عدلیہ کتنا ایک ان معاملات کو, اب فیض آباد دھرنا آ گیا نا, ہم اس پر بات کریں گے, کیونکہ ہمارے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ یار میں نے ایک فیصلہ دیا تھا, اس فیصلے پر عمل درآمد کروائیں, یا مجھے بتائیں میرے فیصلے میں غلطیاں کیا ہیں. ہاں سر جب عدلیہ کھڑی ہوتی ہے نا, پھر عوامی نمائندے شمائندے کچھ نہیں ہوتے. ہمارا بیسک مسئلہ جو نا بنیادی وہ ہے ہماری عدلیہ جو ہے نا وہ ملی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, میں وہ پنجابی کا محاورہ نہیں کہنے لگا, میں کوئی رلے ہوئے جڑا, ٹھیک ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عدلیہ بہت عدلیہ کی سپرمین ہے. ہاں عدلیہ سپرمین ہے, اس لیے آئین توڑنے والے کو نہیں ایک منٹ عدلیہ سر میں اس کو جواب دوں. ہاں تو یہی کہہ رہا ہوں, عدلیہ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ انصاف دینا کام ہے. اتنی طاقتور ہوتی ہے عدلیہ, آپ دونوں بھائیوں کو میری بات سے تکلیف ہوئی ہے, اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ آئین میں ان کو اپنے پاس اختیار نہیں ہوتا ترمیم کا, لیکن وہ ایک ڈکٹیٹر کو ترمیم کا اختیار دے دیتی ہے. عدلیہ اتنی بااختیار ہوتی ہے کہ سن لیں, یہی ہے سن لیں کون سی ہے پھر عدلیہ اتنی بااختیار ہوتی ہے, عدلیہ اتنی جو مرضی نام دے دے نا, جو مرضی نام دے دے نا, عدلیہ اتنی بااختیار ہوتی ہے کہ وہ ایک وزیر اعظم کو, مقبول ترین وزیر اعظم کو جو آئین دیتا ہے اس کو پھانسی لگا دیتی ہے. عدلیہ اتنی بااختیار ہوتی ہے. پولیس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ عدلیہ کروائے گی. پارلیمان میں کس قسم کے قوانین بنتے ہیں وہ عدلیہ کروائے گی. سڑکوں کے اوپر لوگوں نے آنا یا نہیں آنا وہ عدلیہ. سر جی دنیا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جب انصاف ہے نا تو پھر قانون کی حکمرانی ہے. چلی گئی ہے, انصاف دینا بنیادی کام کس کا؟ عدلیہ کا کام ہے. یہاں پہ کیا ہوا ہے, یہاں پہ ایک ایسی فورس ہے جس کا یہ کام ہی نہیں ہے, وہ ریڈ کرنے جاتی ہے, اس سے قتل ہو جاتے ہیں. اور بھائی یہاں پہ کوئی اپنا کام کوئی نہیں کر رہا. آپ کو اس نقطے سے اتفاق کیا, اچھا یار جس کا کام اسی کو ساتھ ہے نا,
बाकी मामलात भी ठीक करें ना, पुलिस को ठीक करें, फौज को निकालें इन मामलात में से, फिर आप अकेली अदलिया को कहेंगे अगर वो ठीक होते थे सारा कुछ हो ठीक। भाई हमने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से कर लिया ना, आपसे कई पावर का जरा ब्रेक मारे। पाकिस्तान में बुराइयों की जड़ जो है ना, ये तो बाद के बाद डिस्कस करें, सुन लो अब। पाकिस्तान में ये जो तबाही और बर्बादी की बुनियाद है ना, ये पाकिस्तान की अदलिया ने रखी है। एग्री। उसके बाद ये मामला बिगड़े। पाकिस्तान में बुनियाद फसाद की जड़ बंदूक ने रखी है, आपको किसी ने गलत बताया भाई, आप दोबारा रुजू करें। मैं एक बात भाई की शान के अंदर अर्ज कर गुस्ताखी करने लगा हूं। देखिए बात सुनिए, पिछले दिनों चीनी की कीमत ऊपर गई, पता चला अदलिया ने ऊपर नीचे टेक्निकल बुनियादों के ऊपर 3 स्टे दे रखे, और उसके बाद अब जब भी केस लगता है उसको लेफ्ट ओवर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, पावर सेक्टर के ऊपर जब हुकूमत ने कहा कि 2012 के अंदर हबको का मुआहदा खत्म हो गया, अब हमारी जान छोड़ो, कोई कैपेसिटी चार्जेस नहीं मिलेंगे, वो अदलिया में घुस जाता है। 8 साल स्टे चलता है या 6 साल स्टे चलता है, 18 तक। उसके बाद हुकूमत हाथ जोड़ के कहती है पायन बह जाओ, फिर बह के गल कर लेने, ठीक है, वो उनके साथ मुज़ाकरात कर लेती है। अदलिया ने सुने मेरी गुजारिश, सर ये सुने 5000 टन जड़ी चीनी रख के उन्होंने क्या कि कर दो बाहर भेज दो, फिर क्या 5000 टन बाहर भेज दो, आवेदा आवा बिगड़े जे सर, वो सर जाती थी। सर देखिए, जब इंडस्ट्री ने ये कहा कि हमारे पास ये फालतू है तो क्या करे हुकूमत, उसने कहा भेज लो। तो बाकी की चीनी प्रोवाइड करना तो इंडस्ट्री की जिम्मेदारी थी ना, तभी इजाजत मिली थी ना। जब उनको पूछा गया कि मामा बाकी कितने, तो जाके रजी साहब जस्टिस शाहिद करीम को लोग जाना यार, जाके एक ही गल हुई। जब हुकूमत पूछती है कि भाई तुम्हारी कमिटमेंट है, वो जाके जज के पीछे छुप जाते हैं। धुले हुए बैठे कौन कह रहा है कि दूध के धुले, लेकिन बुनियाद आपका हिसाब से है, कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा। यार बहस गलत सिमत जा रही है, गलत सिमत नहीं जा रही है। यहाँ पे कोई एक फर्द, एक इदारा इस मुल्क की बर्बादी का जिम्मेदार नहीं है, ये रियलाइज कर लें आप। मरकजी किरदार किसका है? किसका मरकजी किरदार? आप बोले ना किसका मरकजी किरदार? फौज दा ते अदलिया दा यार, फिर ए भी कहो ना, ये गठजोड़ है, फौज और अदलिया गठजोड़ है यार। ये बहस, अच्छा चलिए, आप दोनों ने कर लिया, बस खत्म हो गई। की आदत है ना, अगर सुन ले मेरी बात। मैंने कहा कि जो उनको पास अख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने एक डिक्टेटर को आइन में तरमीम का अख्तियार दिया। मैंने कहा कि उन्होंने एक वजीर आजम को फांसी चढ़ाया, किसके कहने पे चढ़ाया? फौज के। यार बात तो समझ के बात किया करो। नहीं, आप अपनी स्टेटमेंट रिविजिट कर लेना। आपने क्या कहा यार, आप आगे चले। मैं ये एकेडमिक बहस आप कर रहे हैं तो अपने अल्फाज के ऊपर तो स्टिक करें ना यार। ये क्या बात हुई? अब कहते हैं कि मैंने ये नहीं कहा, आपने कहा कि इस मुल्क में बुराई की जड़ अदलिया है। हाँ, तो अब को वही रोक सकती है। मैं कहता हूं नहीं रोक सकते। मैं कहता हूं नहीं, आपकी बुराई की जड़ बंदूक की है। मेरी राय है, मेरे सर पे आपकी ना मारो। नहीं, मैं राय नहीं, मैं तो इख्तिलाफ कर रहा हूं। अच्छा यार, चलो यार, गल लगी नहीं चल रही है, गल लगी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भाईजान आप उसको डिनाई करो, करते रहो यार, बस कर दो यार, बस कर दो। अच्छा जी, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ਕਬੋ ਨਾ ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕ ਹੈ। हर टाइम यही नहीं ना, कहते रहते बैठा ना, कहने वाला कहेगा वो बैठा है, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਬੋ। चलो सर अब इमदाद साहब की फरमाइश पे, इमदाद साहब के पुरजोर इसरार पे मसला ये है कि जजेस ने हमारे मुल्क में उनकी जो तारीख है, शर्मनाक तारीख है अदलिया की, जिसमें वज़राए आज़म को फांसी देने से लेकर आइन तोड़ने वालों को इख्तियारात देने और माफ़ी देने और आइन री राइट करने का इख्तियार देने, आइन में तरमीम करने के इख्तियारात देने तक सब चीज़ें शामिल है। अच्छा, इसका कोई सोल्यूशन भी तो होना चाहिए। तो अभी तक की बातचीत से तो लग रहा है कि शायद वो बिल्कुल जो है ना किसी एहतसाब से, किसी पूछगछ से बालातर हैं। जर्नैल भी और सर मेरी रिक्वेस्ट सुन लेना, वो ऐसा नहीं है ना। नवाज शरीफ साहब का अब जो ताज़ा तरीन मुतालबा है कि आसिफ खोसा साहब और साकिब निसार साहब के खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं होना, एक नहीं ना हो, ये अलग बात है। आज उन्होंने मुतालबा किया, वापस ले लिया मुतालबा, मुकर गए। नहीं, इन दोनों पे नहीं मुकरे, इन दोनों से नहीं मुकरे अभी जो मुकरने की बात भी आ रही है वो सिर्फ जनरल फैज और जनरल बाजवा का आएगा। रिविजिट कर लिया। अच्छा, मेरी एक सुन लेना, पॉइंट सुन ले मेरा। उन्होंने आज उन्होंने सर स्टेटमेंट है उनकी लंदन से। अच्छा, आज उन्होंने जब ये मुतालबा किया है कि 2 जजेस, 2 साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए, किस वजह से? कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बरतरफ करने में उस ड्रामे का, उस साजिश का हिस्सा बने थे। तो
ججز کے خلاف جب ایک جج نے بیٹھ کے ٹی وی پر اعتراف کیا کہ ہم نے دباؤ میں آ کر ایک وزیر اعظم کو پھانسی دے دی تھی, تو اس کے خلاف حکومت کو کارروائی کرنی چاہیے تھی. ممکن ہے اس پہ کوئی اثر نہ ہوتا, اس پہ کوئی اس کا نتیجہ نہ نکلتا, ریکارڈ پر رہتا, مطلب اس طرح کی ساری چیزوں پہ ججز. میرا ایک پوائنٹ لے لیں, اس کے بعد میں آپ کو واپس دے دیتا ہوں, میں آپ کو واپس دے دیتا ہوں. ایک فکرہ لے لیں سر, ریفرنس بھیجا ہوا ہے 13 سال سے لگ نہیں رہا سر. کون سا ریفرنس؟ بھٹو دا. میں بھٹو کے ریفرنس کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں اس جج کے خلاف ایک نیا جج کے خلاف کرتے ہیں. نہیں اچھا پھر وہی بات ہے, میرا پوائنٹ سن لیں. اگر نواز شریف صاحب آصف کھوسا اور ثاقب نثار کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر سکتے ہیں تو نسیم حسن شاہ اور باقی چیف جسٹسز اور باقی ججز کے خلاف بھی کارروائی کا مطالبہ, صرف مطالبہ نہیں, کارروائی کرنی چاہیے تھی. پیپلز پارٹی کو, ہر حکومت کو جو بھی پولیٹیکل حکومت تھی. یا اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی نواز شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے سیاسی بیان دے رہے ہیں, جبکہ میرا خیال یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے. پارلیمنٹ اور حکومت کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے اور ہے کہ وہ ججز کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. تو اگر نہیں کیا ہے, جب کسی بھی, وہ چاہے ایس ایچ او ہو, وہ او ایس ٹی ہو, وہ لائن مین ہو, جب آپ اس کا احتساب نہیں کرتے, اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو خرابیاں بڑھتی جاتی ہیں. اور یہی کام ہماری جوڈیشری کے ساتھ ہوا ہے. اگر اس کو روکنا ہے, کسی بھی ادارے کو, ججز کو, جرنیل کو, بیوروکریسی کو, کسی کو بھی روکنا ہے, تو پارلیمنٹ واحد فورم ہے جس کے ذریعے کام کیا جا سکتا ہے. اگر ہم نے جمہوریت کا ڈھول بجانا ہے تو جمہوریت صرف لوگوں کو حکومت میں لانے کے لیے نہیں ہے, جمہوریت ان لوگوں سے کام لے کر لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے. جی بس یہ میرا پوائنٹ ہے. اچھا اب یہ تو ہوگی بات, ہاں متفق ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم عدلیہ کے کردار کی بات کر رہے ہیں. کرنا چاہ رہا ہوں جی کرو. میرا سید فیصل شکیل سے, نور اللہ صاحب سے اور امداد سومرو سے کوئی اختلاف نہیں. ان تینوں نے درست بات کی اپنی جگہ کے اوپر. اب آگے اچھا, تو چونکہ بات ججوں کی عدلیہ کی چل رہی تھی, تو دھرنا جو کیس ہے وہ اگر اس پر بات نہ ہو تو پھر بڑی زیادتی اس میں ایک نیا پہلو میرے ذہن میں ہے. جی ٹھیک ہے, کڈو. کل نا پی ایم ایل این نے درخواست دیا دھرنے والے کیس کے لگنے سے ایک دن پہلے کہ جناب اس کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے. ٹھیک ہے, اور اس سے اگلے دن پی ٹی آئی نے بھی درخواست دی, تقریباً وہی کہ جناب ہم نے ریویو جو فائل کیا تھا واپس لیتے ہیں, وہ ہمارے سے غلطی ہو گئی تھی. تو اس طرح سے تاریخ میں پہلے بھی ایک آدھ استعفیٰ کا موقع آیا, لیکن یہ پہلا موقع ہے جہاں پہ پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی تو خیر پہلے ریویو میں تھی ہی نہیں, پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این ایک پیج کے اوپر پائے جا رہے ہیں, اور یہ پاکستان کی سیاسی مستقبل کے لیے بڑی خوشائند بات ہے. ایک خاص ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے, جب فوج کے حوالے سے بات ہوگی تو یہ پہلے بھی تاریخ ہے, جب باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینی تھی تو پی ٹی آئی اور نون لیگ ایک ہی پیج کی فوج کے خلاف گل جا رہی ہے, فوج کے خلاف جا رہی ہے. سر میرا پوائنٹ اس میں ڈفرینٹ ہے. اگر آپ پہلے میں نے کہا پہلے ہے ایک آدھ سر ماضی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. وہ یہ ہے کہ افتخار چودھری صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا, اس فیصلے کے مطابق تنہا مشرف کو نکال کر اس کے خلاف کارروائی ہونی تھی. ٹھیک, اب یہ جو معاملہ ہو رہا ہے, یہ اب اس میں نواز شریف صاحب کی قسمت بھی ہے, اور کچھ واقعات بھی ایسے ہوئے ہیں کہ فیض حمید صاحب اکیلے رگڑے جا رہے ہیں تنہا. لیکن نہیں ہوتا. اب فیض حمید صاحب نے, میری خبر تھی, فیض حمید صاحب نے اپنے دوستوں کو کہا جب یہ 28 کے لیے لگی نا اپنا سماعت کے لیے نظر ثانی کی درخواستیں, تو دوست اکٹھے ہو گئے یار شارس کے, آ رہے تھے, لگ رہا ہے کہ بھائی رگڑے جا رہے ہیں. انہیں کہا نہیں میں تو لکھ کے دیتا ہوا کہ میں نے جو کچھ کیا اپنے جنرل باجوہ کے کہنے کے اوپر, جنرل باجوہ کا معاملہ آگے جائے گا. لیکن اصل میں یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بے شک پیچھے ہٹ جائیں, لیکن نواز شریف کے پاس پروپیگنڈا کا, موقف کا, بیانیے کا, جو بھی نام لیں, لوگوں کے پاس بیچنے کے لیے خزانہ آ گیا. اب چیف جسٹس صاحب کے سامنے اٹارنی جنرل نے کہہ دیا, اچھا سر وفاق واپس ہو گیا نا, وفاق وزارت دفاع آئی ایس آئی, وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا جی ہم نے فیصلہ قبول ہے مائی لارڈ, آپ جو کرنا چاہیے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی ہم نے تو کہہ دیا ایجنسیز کو کہ اس دھرنے میں جن جو کرداروں کا کوئی تھا ہاتھ, نہیں وہ فیصلہ ہی بڑا ڈیٹیل ہے, ٹھیک ہے نا, ان کے خلاف 16 یا 17 پوائنٹ, یعنی 28 کو
عدالت میں آنے سے پہلے ہی اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں کر دیا ہوا ہے کہ جس پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیں. جو اس کے کردار تھے ایجنسیوں کے اندر جو اس دھرنے کو سپورٹ کر رہے تھے, اور چیف صاحب نے پوچھا کہ وہ معاہدہ برقرار ہے, انہوں نے کہا مطلب موجود ہے, انہوں نے کہا موجود ہے, دستخط بھی موجود ہے. Then who was DGISI? ظہیر الاسلام دھرنے کے وقت ہاں وہی تھے, ہاں وہی تھے نہیں اور 17 کے دھرنے میں وہی تھے. DGC تھے. فیض صاحب DGC تھے, نہیں مختار, نوید مختار. ہاں نوید مختار صاحب جو تھے وہ تو بیچارے وہ ایم ہی تھے نا, وہ ایم ہی سن برائے نام خالی جگہ فل کی. ہاں اصل دیکھو کام ایک گل تو یہ ہو گئی, دوسری ایک بات تو یہ ہو گئی. اچھا دیکھیے اگر اس فیصلے کے اوپر کاروائی ہوتی تو اس کے بعد ہونے والی بہت ساری حرکتیں نہ ہوتی اور اس کے بعد ہونے والا 9 مئی بھی نہ ہوتا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, قاضی صاحب نے خود کہی ہے. اگر یہ بات انہوں نے بھی کہی, لیکن مسئلہ بتاؤں کیا ہے. اب فیض حمید صاحب جو ہیں, ایک تو ان کے پاس وہ جسٹیفیکیشن ہے جو آپ نے بیان کر دی. ایک میں فیض حمید صاحب کا اگر کیس پلیڈ کروں تو اس وقت فیض حمید صاحب جو کچھ کر رہے تھے, ہماری اس وقت کی پولیٹیکل لیڈرشپ جس کے اندر PMLN کی گورنمنٹ جناب شاہد خاقان عباسی سمیت خود, اب تو شاہد خاقان عباسی کے بارے میں ابصار عالم صاحب میرے بھائی محترم نے فرما دیا نا کہ میں چینل بند کیتے تو شاہد عباسی نے ڈائریکٹ حکم کر کے کھلوا دیتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں کو فیض حمید آ گیا سی. ٹھیک ہے, تو اس چینل کون سے بند کیے؟ ٹی وی چینل نشریات, لائیو نشریات بند کی اس چینل کی. خاص طور پہ 92 ٹی وی کا چودھری رشید کا ککڑ جو تھا وہ تو سب سے آگے تھا نا, وہ تو دھرنے والوں کو کھانا بھی فراہم کر رہا تھا. ٹھیک ہے, اور اپنی میڈیا کی گاڑیوں میں رکھ کے لے جا رہے تھے, فیض آباد دھرنے والا. ٹھیک ہے, میڈیا کی گاڑیوں کے اندر وٹے رکھ کے ان کو پہنچائے جا رہے تھے, گلیلیں رکھ کے ان کو پہنچائی جا رہی تھی کھانے کے ساتھ ساتھ. اور یہ ججمنٹ کا حصہ ہے جو میں آپ سے باتیں عرض کر رہا ہوں. تو ان کے خلاف بھی انہوں نے لکھا. میرا مطلب ہے تسی بول رہے ہیں میرے گل دا آرگومنٹ بھول جاتا. اچھا مسئلہ یہ ہے فیض صاحب جو ہیں وہ ان کے اس وقت کے میڈیا کے اوپر چلے ہوئے بیانات جو ہیں جو انہوں نے دیے کہ یہ ہم کر رہے ہیں, یہ اپنا احسن اقبال صاحب یہ ہم کر رہے ہیں, یہ معاہدہ ہم کر رہے ہیں, یہ ہم نے کیا ہے. اس وقت ہر پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے یہ باتیں کہی ہوئی ہیں. فیض حمید کو بچانے کے لیے تو PMLN کے وزراء کے بیانات کافی ہیں. اس وزیر داخلہ کے جس کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا تھا, اس کا بیان ریکارڈ کے اوپر ہے کہ یہ ہم خود گار ہیں. ٹھیک ہے نا, تو میرا خیال یہ ہے کہ فیض حمید صاحب بڑے آرام سے نکل جائیں گے, PMLN کے اوپر سر رکھ کے نکلیں گے. تو نواز شریف کا یہ بیانیہ بننا نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ آسپیکٹ آپ نے اچھی طرح کور کر لیا. میں جس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں, اس ججمنٹ کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی آیا ہوا تھا کہ جی سر ساڈے خلاف جڑی آبزرویشنز ہیں وہ واپس لے لیں. اچھا اب یہ معاملہ ریلیٹ کرتا ہے تحریک لبیک کے ساتھ ڈائریکٹلی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیض آباد دھرنے کیس میں جو آرڈر دیا اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے الیکشن کے ایکسپینسز اور سورس آف انکم آپ کو بتایا تھا. انہوں نے کہا جی انہوں نے تو نہیں ہمیں بتایا, انہوں نے الیکشن کون سے پیسوں سے لڑا تھا اور ان کا سورس آف انکم کہا تھا. تو قاضی صاحب نے پوچھا کہ پھر آپ نے ان کے خلاف کیا کارروائی کی؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو کاسمیٹک سے, مصنوعی سے جو ہے نا الیکشن کے لاز ہیں اس کے اوپر ہم کارروائی نہیں کر سکتے تھے. تو وہ جو ریویو آئی ہوئی تھی جب وہ واپس لینے آئے تو قاضی صاحب نے ان کو یاد دلایا اور کہا کہ میرا آرڈر ابھی تک موجود ہے کہ جو قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے, جو نہیں سبمٹ ہوئی تو وہ آپ نے ایکشن کرنا ہے. تو جو تحریک لبیک کے خلاف اس کے اندر ایکشن آ رہا ہے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی دھرنے والی ججمنٹ کے اندر ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ایک جماعت الیکشن کے ایکسپینس نہیں جمع کرواتی اور سورس آف انکم نہیں بتاتی تو اس کا کانسیکوینس ہوگا. تو یہ ایک اسپیکٹ ہے اس ججمنٹ کا, یہ تو پھر سب پہ لاگو ہوگا, یہ سب پہ لاگو ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ اسپیسیفکلی وہ دھرنے کے وقت جو سوالات پوچھے گئے تھے تو اس لیے قاضی صاحب نے ان کو یہ کہہ دیا اور وہ انہوں نے ججمنٹ ان کی ریویوڈ پٹیشن واپس. لیکن یار دیکھیں بات یہ ہے, اصل چیز اس میں یہ ہے کہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے یا تو وہ قاضی فائز پہ ڈر رہا ہے یا پھر وہ کسی ایک کی بلی دے کے اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں ہے.
लेकिन बली गली गल दोनों ज्यादा चीजें अगर ये आपका व्लॉग है फिर दोनों चीजें अच्छा वैसे यार देखो देखें जो फैजाबाद धरने मुझे लगता है नहीं मैं ये नहीं कीता हाँ ये यार जो फैजाबाद धरने के अंदर उन्होंने चीजें पॉइंट आउट की हैं ना, उसका जो एरिया है ना वो बहुत वसी है। इलेक्शन कमीशन से लेके पेमरा तक, पेमरा से लेके सियासी जमातों के लोग उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे थे। उसके अलावा जो एजेंसीज हैं उनके लोग जो हैं वो उनके साथ मुआहदे क्यों कर रहे थे, जो इंतज़ामिया थी उसने क्यों इजाज़त दी उनको, बावजूद इसके कि उनको वहाँ पे धरना करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। तो उन्होंने मीडिया का किरदार उसके अंदर के लाइव गालियां जो हैं लोगों को दी जा रही थी और आप उसको इस तरह थ्रेट दिए जा रहे थे और आप उसकी कवरेज कर रहे हैं। तो जो एसेंशियली जो निजाम पूरे का पूरा बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है उस फैजाबाद धरने के अंदर, काजी साहब ने वो सारे का सारा पॉइंट आउट किया हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि वो जो मुसल्लह अफवाज वाले लोगों के मुझे नहीं समझ आती कि अगर वर्दी वाले फौज के लोग नजर आ रहे हैं कि जी वो पैसे बांट रहे हैं या फैज हमीद साहब के दस्तखत मौजूद है मुआहदे के ऊपर, तो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को उन तमाम लोगों के खिलाफ जिन्होंने अपनी वो ओथ को, हल्फ को वायलेट करते हुए सियासत में मुदाखलत की, उनके खिलाफ इन्होंने क्यों ऑर्डर दिया हुआ है? क्या कोई इस जजमेंट का ऐसा हिस्सा भी है जिसमें काजी साहब ने यह देखा है कि यार ये फौज तो अलावा भी लोग सरबराह, मुसल्लह फौज के सरबराहान का मतलब क्या होता है? नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, ये तीन मुसल्लह फौज हैं। तो ये डायरेक्शन तो तीनों को गई हुई है काजी साहब की तरफ से कि आप इनके खिलाफ भी आप एक्शन करें। तो वो मुझे एस्पेक्ट समझ नहीं आया इस जजमेंट का कि ये थोड़ा सा ये है कि फैसल को थोड़ा सा मेरा ख्याल ये है, अगर मैं गलत हूँ, जो जिस इदारा बेसिकली जिसको अपना जिसके डीजीसी थे फैज हमीद साहब, उस इदारे के अंदर मेरा ख्याल तमाम फोर्सेस के लोग लिए होते, तो इस वजह से उन्होंने कहा होगा कि क्योंकि वो वापस चले गए होंगे ना डेपुटेशन पे आए, तो मेरा ख्याल है ये इस वजह, क्योंकि आईएसआई एक सिविल इदारा बाय स्ट्रक्चर और ये वजीर आजम के बराह रास्त मातहत होता है और जितने लोग इसमें इंडक्ट होते हैं जो सर्विसेज से लाए जाते हैं वो डेपुटेशन के ऊपर होते हैं, वो आते हैं अपना काम करते हैं चले जाते हैं, असरात देर तक कायम रहते हैं। वैसे तो वज़ीर आज़म के मातहत बाकी सारे भी इदारे वज़ीर आज़म के मातहत होते हैं। नहीं ये डायरेक्ट है। हाँ डायरेक्ट से ही चले। हाँ इसको कोई सेक्रेटरी नहीं पूछ सकता। अच्छा ये ना कैबिनेट डिवीजन के नीचे भी नहीं इसको सेक्रेटरी नहीं पूछ सकता, सेक्टर कमांडर पूछ सकता है। अच्छा इसमें सेक्टर कमांडर तुसी ना करो। अच्छा इसमें मेरा ख्याल ये है कि अगर जिस तरह से ये सारा हम वापस हो गया वैसे, अच्छा ये जो सब कुछ हम सोच रहे हैं अगर ऐसा ही हो तो बहुत अच्छी बात है कि शायद नहीं, वैसे बाय द वे अगर देखें पॉलिटिक्स जो है वो इंटायरली डिफरेंट चीज़ है, लेकिन अगर इस फैसले को अगर आप पढ़ें और अगर इस पर अमल हो जाए तो हमारे काफ़ी सारे दुख दर्द दूर हो जाए। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, यही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये इस तरह से हो जाए और काजी साहब अगर इसको इस तरह से कराने में कामयाब हो जाए, इम्प्लीमेंट करवाने में, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी और हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ख्याल भी है ना, क्योंकि हम साजिशी थ्योरियों के मुताबिक चलते हैं और उसकी वजह यह है कि हमारे साथ बार बार जो चीज़ें होती हैं वो हमें नज़र आ रही होती हैं कि बज़ाहिर कुछ होता है और पीछे कुछ और हो रहा होता है। ये सब लोग जो अचानक क्यों लोगों को ख्याल आया कि सबसे पहले IB ने वापस ले लिए अपने इतराज़ात और वो रिव्यू की पिटीशन और सब चीज़ें, ये तो काजी साहब ही पूछ रहे हैं। मैं उसकी वजह जो मुझे समझ आ रही है वो ये है, जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि अगर रिव्यू पिटीशन चलेगी, उस पर बात होगी, तो फिर ये दोबारा से बातें खुलेंगी और इस पर बात चलेगी कि हमने कहाँ जाना है। सब वापस ले लें कि जी उस पर अमल दरामद कराना है और फिर अमल दरामद के लिए एक सिलसिला शुरू हो जाए। वो अमल दरामद कब होगा? हुकूमत का काम सिर्फ इतना सा है कि हुकूमत ने ख़त लिख दिया है सरबराहान को कि कर लें। अब वो क्या कर रहे हैं, वो इदारा जाती कार्रवाई है, वो जब होगी तब देखी जाएगी। ठीक है, तो ये काजी साहब ने 27 तारीख को उसके ऊपर रिपोर्ट मांगी हुई है। अच्छा अब मसला ये हुआ है, आप मेरा पॉइंट सुन लें, एक मिनट हजूर, एक मिनट पॉइंट सुन लेना यार, कर लेने दे, कोई बात नहीं। अच्छा नहीं ये कर ले, मैं बाद में मेरा पॉइंट यही है कि वो इसको डिले करके और इसको सर्द खाने में डालने का ये आसान तरीका, सबसे आसान तरीका ये था, रिव्यू पिटीशन सुनने की सूरत में ज़्यादा ख़राबी होनी थी, सब लोगों के नाम फिर आने थे, फिर दोबारा वही अहकामात सामने आने थे कि किसने क्या किया है। ये सबसे आसान तरीका है कि खामोशी से कि सर आपने जो फैसला दिया था बिल्कुल ठीक है, हम एस्पेक्ट ये भी है, हम इस पे करवाते हैं और हमने लेटर लिख दिया, हमने कह दिया। इसमें थोड़ी सी एक थोड़ा सा इख्तिलाफ करना चाह रहा हूँ, आप पहले कर दीजिए। मैं समझता हूँ कि इसकी एक वजह तो ये भी है कि जो अटॉर्नी जनरल साहब ने वहां पे खड़े होके कही, उन्होंने कहा जी कि अब वजीर आजम या हुकूमत वो नहीं रही हुई तो इसलिए हम इसको वापस लेना चाहते हैं। तो काजी साहब ने कहा कि हुकूमत तो हुकूमत होती है,
हुकूमत, हाँ एग्जैक्टली, काजी साहब ने कहा हुकूमत तो हुकूमत होती है, तो ये हुकूमत को इस तरह के स्टांस चेंज नहीं करना चाहिए। हुकूमत तो हुकूमत होती है, जिनकी हुकूमत होती है उन्हीं की हुकूमत होती है, बेसिकली का मतलब है उनकी हुकूमत होती है। मैं इसमें ना एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, एक नया एस्पेक्ट। एक एस्पेक्ट तो उन्होंने बयान कर दिया, लेकिन उसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ। आपको याद है हमने एक ऑक्शन करवाया था DTH के लाइसेंसेस का, जी हाँ, और उसके टॉप का जो लाइसेंस विनर था उसका नाम कोई स्काई टाइप का, उसके नाम के साथ स्काई आता था, ठीक है। वो आज तक लॉन्च नहीं हुआ, और हर महीने $30 मिलियन जो है वो हम इंडिया के DTH को, इंडियन इकोनॉमी को देते हैं वास्ता वाया दुबई। वो नहीं हुआ, उसके ऊपर एक इंक्वायरी हो रही। अच्छा, उसकी जो सिक्योरिटी मनी पेमेंट की गई थी वो एक सिक्योरिटी अदारे के रिजर्व से दी गई थी, और उस सिक्योरिटी इदारे के अंदर इस वक्त इंक्वायरी हो रही है कि 2.5 अरब रुपया हमने उठा के अपने अकाउंट से एक निजी कंपनी के नाम पे क्यों दिया। उस वक्त एक शख्स था उस अदारे का सरबराह जिसका नाम है फैज हमीद, ठीक है। फैज हमीद वाज मोर देन DGISI, ही वाज डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सर ही वाज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ही वाज, सर उसकी डायरेक्शन थी कि ये आप सारे रिव्यू फाइल करेंगे, और जो उसकी बात नहीं मानता था वो उस अदारे से उड़ा के बाहर मार दिया जाता था। वो सबऑर्डिनेट था जिसने ISI का चीफ उड़वा दिया था। वो ISI का वो सबऑर्डिनेट था जिसने अपना चीफ 3 महीने में फारग करवाया था, जिसने अपना दूसरा चीफ 6 महीने में फारग करवाया था, फिर वो चीफ बन गया था। वो ही है, he was such a mafia king, he has become more than larger than life। ये तो कहते हैं ना फौजी के नवाज शरीफ जो था वो लार्जर देन लाइफ हो गया था, इसलिए उसको कट इनटू साइज करना था। असल में लार्जर देन लाइफ फैज हमीद हो गया हुआ था यार। वो एक तरफ जाके काबुल के अंदर, और वहां पे वो फॉरेन पॉलिसी की डायनामिक्स ठीक कर रहा, फिर उसका एजेंट बैरिस्टर सैफ जो है वो जाके नेगोशिएशन कर रहा तालिबान के साथ, ठीक है। वो एक तरफ वो चीजें तय कर रहा, दूसरी तरफ बैठ के वो DTH के मामलात को बराह रास्त तय कर रहा है, तीसरी तरफ बैठ के वो टॉप सिटी के मामलात को तय कर रहा है। नहीं वो तो कब्जा कर रहा है, चलो वो तय कर रहा है। यानी आप अंदाजा करें इस मुल्क के अंदर हर बुराई उस दौर की आप निकाल के देखें, पीछे तो जब आप उसको इतना, जब वो इतना मजबूत है फैज हमीद था और उसके बॉस बाजवा साहब थे और वो आर्मी चीफ थे, और उसके बाद भी हमने उनके बारे में कुछ चीफ रखे होंगे ने, जो भी जैसे मर्जी कह लें आप, नहीं वो आप जैसे इसको हम जो मर्जी कह लें, लेकिन वो आर्मी चीफ थे और फैज़ हमीद साहब DGISI थे। मेरा ख्याल ये है कि दोनों के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं होनी, और क्योंकि इस सूरत में जब फैज़ हमीद साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी तो बाजवा साहब भी फंसेंगे, और शायद हमें ये कबूल ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो है नहीं होगी ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। चलें ठीक है, मैं मेरी भी ख्वाहिश है, मैं तो बार बार ये बात करता हूँ मेरी, लेकिन मेरा उसमें ख्याल यही था कि जब तक ये एक सियासी हुकूमत मौजूद थी ये उन्हें कर लेना चाहिए था। उनके पास ज़्यादा पावर हो सकती थी, या उनका ज़्यादा स्टेक्स थे, या उनके ज़्यादा इश्यूज थे, उन्हें ये काम करना चाहिए था। हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काकड़ साहब के दौर में ये काम हो जाए? काकड़ साहब के दौर में किस तरह होना? चले आसिम मुनीर साहब का समझ लें, आसिम ड्राइविंग सीट पे तो आसिम मुनीर साहब है ना। चले मेरा ख्याल है जिसके जो तो बात की बात है ना, किसी ने देखी किसी ने नहीं देखी, जो कार्रवाइयाँ हम देखते हैं वो देखें। नवाज शरीफ साहब, सर हमारे वज़ीर आज़म साहब ने लंदन में इंटरव्यू दिया BBC को, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने मीटिंग बुलाई है कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो उनकी गिरफ्तारी की अगर ज़रूरत होती है तो मैं क्या किया जाए। जाते हुए UNGA में मैं अपनी वज़ारत कानून को कह गया था ज़रा देखें हिसाब किताब क्या करना है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के मामलात जो हैं वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुके हैं, हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हो रहे हैं कहीं ना कहीं। नहीं अगर नवाज शरीफ साहब से गड़बड़ होने तो फिर मतलब इलेक्शन नहीं होना। नहीं मतलब ये कि सिंपल इज दैट, मतलब ये कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और वो जो समझा जा रहा है, जिस तरह राणा सनाउल्लाह साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा कर गए ना उस दिन बुगटी साहब के
वो माड़े बंदे थे, ज़्यादा उन्हें चढ़ाई करती थी, हालांकि उन्होंने कोई ऐसी गलत बात नहीं की थी। नहीं, नवाज शरीफ साहब ने एडा गुस्सा है तो फिर अपने दौर से बुला लेना। ठीक है, जमानत क्या ये इंटरव्यू जो बीबीसी को है ये ऑडियो या वीडियो फॉर्म? दोनों फॉर्म, दोनों फॉर्म। और सकलैन इमाम साहब ने इमाम किया। साहब ने किया। सकलैन इमाम साहब के ऊपर आजकल बहुत ज्यादा युथियापा छाया हुआ है। हाँ, यार, मेरे तो साथ साथ सवाल शामिल तो है, सर, लेकिन वो इंतहाई एक्सट्रीम के ओवरसीज युथियापे पे चले गए हुए हैं, इसलिए उनके जर्नलिस्टिक यार एक मिनट, नहीं एक मिनट सर, मैं सर गुजारिश कर लूँ, दूसरी बात ये है, दूसरी बात, सॉरी मैं पूरी कर लूँ फिर आप दूसरी। दूसरी बात किए बगैर रहे यार, आके नवाज शरीफ जेल में चला जाएगा पॉलिटिकली, उसके लिए फायदा, इसमें परेशानी। ये नवाज शरीफ साहब ने समझना चाहिए था। मैं आपको नहीं, ये आप और मैं समझ रहे हैं ना, वो समझे ना, नवाज शरीफ साहब वो तो टुकड़ियां लगा रहे हैं मुक्ति को। अभी राणा सनाउल्लाह, यार बात तो सुन लेना, आप जज्बाती हो गए, हुए थोड़े से हुए। अच्छा, बात ये है, अगर अफनानुल्लाह जज्बाती हो सकते हैं नवाज शरीफ के नाम पे, तो नहीं ये हो सकते हैं, भी हो सकते हैं भाई साहब। सर जी, बात ये है कि सकलैन इमाम साहब चाहे जिस भी माइंडसेट के और किसी बंदे के अपने अपने बायस होते हैं, उन्होंने सवाल किया, नहीं उतना का माइनस कर देना सर नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, उन्होंने सवाल किया ना, और ये सवाल मैं होता तब भी करता कि भाई नवाज शरीफ साहब मेरी नज़र में बेशक उनको गलत सजाएं हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान के कानून जो राइज कानून है उसके मुताबिक वो सजा याफ्ता हैं, उसके मुताबिक वो एब्सकॉन्डर हैं। तो जब वो वापस आएंगे और वो जलसा कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने हिफाजती ज़मानत के लिए अप्लाई नहीं किया, दिन रह गए बाकी 20-21, अप्लाई नहीं ना किया उन्होंने, हो सकता है आखिरी दिनों में कर लें, लेकिन लीगल पोजीशन ये होगी कि अगर उनको हिफाजती ज़मानत नहीं मिलती तो फिर जाहिर है उनको जहाज़ के अंदर से गिरफ्तार किया जाएगा ना सर। ठीक है, तो इसमें यार मैं ना एक बात में रह नहीं पा रहा। देखो, हम उस दौर में से गुजर रहे हैं जहां पे ज्यूरिस्प्रूडेंस की हिस्ट्री में पहली मर्तबा एक शख्स को एक ऑर्डर के जरिए 17 प्रोटेक्टिव बेल मिलती है, और प्रोटेक्टिव बेल में दुनिया में किसी ज्यूरिस्प्रूडेंस में तौसीह नहीं होती। आगे ले जाते हैं बात उसमें दो दफा तौसीह होती है यार। आगे जाते हैं इसको कानून एक शख्स के लिए आगे बढ़ाते हैं। यारों, एक भी प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते सर। इमरान खान को अभी जो सोचे जाने वाले जराइम है उसमें भी बेल मिल जाती है ना। हाँ, बात ये तो बात है कि ऑपरेशन मुअत्तल कर दिए जाते हैं। ऑपरेशन मुअत्तल की जाते हैं। जो आप जुर्म अगर सोचेंगे वो कहीं सोच रहे होंगे, हाँ उसके ऊपर भी, मतलब जब सोच के करेंगे तब भी, ठीक है। तो वो तो एक अलग से मामला था ना। मैं ये समझ रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं तो उनको उस तरह फ्री हैंड नहीं मिलेगा। उनके साथ जो बार्गेनिंग अभी भी हो रही है ना, उसमें कहीं ना कुछ मामलात हैं जो उनसे मनवाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह के इशारे मिल रहे हैं। पहले मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कराची में बात की, आखिरी 2 जुमले सर, उन्होंने कहा कि जी कानून और आइन के मुताबिक नवाज शरीफ साहब के साथ सलूक होगा, तो बिल्कुल होना भी ऐसे ही चाहिए। फिर भुट्टी साहब ने बात कर दी कि आएंगे तो गिरफ्तार किया जाएगा अगर जमानत नहीं होगी। हाँ, अब वजीर आजम ने कैटेगोरिक कह दिया कि जी हमने, तो बहुत सी चीजें मेरा ख्याल है पर्दे के पीछे चल रही हैं। अजीब बात ये है, आज इन्होंने इस प्रोग्राम से पहले, ये रिकॉर्डिंग से पहले एक बात कही, ठीक है, कि कोई 2 बंदे आपस में रले हुए ने, मैं दो बंदे जड़े रले ने वो पे ग्रेड होर ने उन्हां दे। अच्छा यार, गुजारिश ये है कि छोटे छोटे नुकात रह जाते हैं। एक तो वो मैं फैजाबाद धरने वाले केस के अंदर नुक्ता देना चाह रहा था कि फैजाबाद धरने वाला केस जो अब अमली तौर पर अमल दरामद केस बन गया हुआ, हाँ। एक चीज। दूसरी चीज जो गुजारिश है कि जो इमदाद सुमरो साहब जिस बात को कह रहे हैं ना कि निगरान हुकूमत बिल्कुल ठीक है, ये कहने में कि जी नवाज शरीफ आएगा तो ऐसी 2 सिपाही भेजांगे और जासचो ही उन्होंने हथखड़ी ला के तो लाया। अच्छा, अब ये देखें, ये जो बहस है कि नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लेना है, इसकी टाइमिंग क्या? टाइमिंग ये है कि नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठ के कहते हैं कि यार मन्नू नहीं पता, बाजवे नू पढ़ो ते फैज नू पढ़ो ते चीफ जस्टिस नू पढ़ो ते वो करो। उसके बाद ये स्टेटमेंट्स तवातर से आनी शुरू हो जाती। उन्होंने गिनवा दिया, मुर्तजा सोलंकी साहब से लेके सरफराज बुगटी साहब और वजीर आजम साहब कानून के मुताबिक ये वो जो भी उन्होंने कह रहे हो। अच्छा, अब सवाल अगर सहाफी भी आपसे करता है कि कहता जी मियाँ साहब आन गए तो वो तो उन्होंने कोल बेल नहीं हैगी तो तुसी की करोगे? अच्छा, गोइंग टू दिस एक्सटेंट कि असी ते हथकड़ी ला के ते बंदे भेज के ते हथकड़ी लवा देंगे, असी ते गिरफ्तार कर लेंगे, मुझे लगता है कि ये नवाज शरीफ साहब को जवाब दिया जा रहा है, जो कि शायद इनके मैंडेट से
थोड़ा सा ज्यादा है, इस बात को टैकल किया जा सकता है। वो क्या कहें? वो कहें कि ये अदालतें जो करेंगी वो करेंगी। वो इस एक सेकंड बिल्कुल अदालत ने कहना ना यार, अदालत ने दोबारा कहना कि उसको पकड़ो नहीं अदालत की इजाजत के साथ अदालत यही कह रहे हैं कि अगर जमानत, वो यही कह रही है हुकूमत के हर बंदा ये कह रहा है कि अगर जमानत ना दी तो गिरफ्तार कर लेंगे। देखिए बात ये है, उसका पस मंजर मौजूद है ना। का केस नवाज शरीफ के केस से अलग करने लगे थे तो अदालत ने फैसले में लिखवाया था कि नवाज शरीफ का केस तब रिवाइव होगा जब वो आके अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। उनका कोई अरेस्ट वारंट जारी नहीं किया गया था, ये बात रिकॉर्ड के ऊपर रहे नहीं, जिसके अंदर वो दूसरा केस आ रही है पंजाब हुकूमत के अंदर, जिसके अंदर वो 50 रुपए का बॉन्ड लेके गए हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब वाला बॉन्ड, शहबाज शरीफ साहब जिसमें सजा हुई है, उसके अंदर अगर आपको याद हो तो उस वक्त अपना लाहौर हाई कोर्ट ने उसका बोझ उठाने से इनकार कर दिया था। और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था जी पंजाब हुकूमत भेजे, पंजाब हुकूमत हमें फैसला करके बताए कि उन्होंने उनको भेजना है कि नहीं भेजना। अच्छा, अगर ये सारी बातें क्लियर हैं तो अदलिया पर से वो एक मामला यार मैं कंप्लीट कर लूं, आप मतलब आप लोगों ने प्रोग्राम शुरू कर दिया। एक और मामला है इसमें एब्सकॉन्डर है, वो एनी में आवाज आ रही, वो मेरा ख्याल है तोशाखाना का मामला है जिसमें उनकी जमीनें नीलाम हुई थी शेखुपुरा की। यार मेरी गल सुनो, यार गल सुनो, देखो बात जो है ना टेक्निकलिटीज पे ना जाए, यहाँ पर टेक्निकलिटीज और कानून के ऊपर कोई काम नहीं होता। यार नवाज शरीफ साहब का वो वाला बयान कि यार सैफुर रहमान ना हमें उन्होंने कानूनी तौर पे बंद किया है और ना ही कानूनी तौर पे हमने रिहा होना है। एग्जैक्टली रिहा ना। अच्छा उनमें की कह रहे थे मैंने याद दुआओगे ये बंदे भी यार की चक्कर क्या है? जब बार्गेनिंग के तहत डील्स और मुख्तलिफ चीजों के तहत बाहर जाया जा सकता है तो उसी तरह से वापसी भी होगी उसमें कानून। यार मैं आपको खबर की बात बताऊं, खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब और का जो मुतालबा है वो बहुत से लोग कहते हैं कि ये काबिल कबूल नहीं है। बस अच्छा आप चलो काबिल कबूल नहीं ये खबर आप भी यही अर्ज कर रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे अब आप भी यही अर्ज कर रहे। देखिए सर चुप कीजिए। अच्छा एक तो जो वो शहबाज शरीफ साहब की आनियां जानियां थी ना, वो नवाज शरीफ साहब को पैगाम पहुंचाया गया था और नवाज शरीफ साहब को सीधा बताया गया मेरे हिसाब से कि आप जो है आए मुल्क के अंदर तशरीफ लेकर आए, बैठे देखें सियासत को हेड करें तो चलता रहेगा निज़ाम, आपके बगैर भी चल सकता है। हुकूमत अगर बन सकती है तो आपके बगैर भी बन सकती है। नवाज शरीफ साहब जो है इसके ऊपर मेरा ख्याल है काफ़ी उनका जो है मूड ख़राब हुआ होगा। लेकिन एक चीज़ हैविंग सेड दैट, दिस मे बी यू नो अ बिट ऑफ एन असम्पशन, लेकिन हैविंग सेड दैट इमरान साहब को याद है यहाँ पे एक खाना हुआ था और एक साहब आए थे यहाँ पे तशरीफ लेकर आए थे और वो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब है। उनसे हमने पूछा कि जी वो मियाँ साहब क्यों नहीं वापस आते, तो उन्होंने कहा जी कि मियाँ साहब ये आज से कोई महीने से ज्यादा हो गया, पुरानी बात है। उन्होंने कहा जी कि मियाँ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में जो ताकतें हैं इस वक्त, जो लोग इस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर्स के ऊपर हैं, उनको ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि मेरे साथ नाइंसाफी की गई और उसका अजाला किया जाना चाहिए। एतराफ करें वो लोग यहाँ पे माफी मांगे और अदलिया और फौज कौम से माफी मांगे। और तो बताने का मकसद ये है कि नवाज शरीफ साहब ने फौरी नहीं कढ़िया कि मैं हूं जान लग गया तो मेरा बयानिया जड़ा ए हो गया। वो ये बात कर रहे हैं और तवातर से कर रहे हैं और जिनको मैसेज पहुंचाना उनको मैसेज पहुंच चुका है। लेकिन इस महफिल का तो तासुर ये मिलता है कि जैसे वो इस बयानिए से अब पीछे हट गए हैं या यू टर्न। नहीं नवाज शरीफ साहब पीछे हटते हैं फिर आइंदे ने हट देने फिर आइंदे वो खबर तो ये भी है कि मरियम नवाज साहिबा भी अब शहबाज शरीफ साहब के साथ सेम पेज पर है। उनका भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। मतलब कि मुझे समझ नहीं आई इस लॉजिक बात। देखिए मैं जर्नलिस्ट हूं ना, मेरे पास कोई खबर आएगी मैं उसकी कोई लॉजिक ढूंढने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, मतलब लॉजिक है ना, आप भी साफी हैं, आप भी साफी हैं, हम उसकी लॉजिक ढूंढते हैं। नहीं इसमें लॉजिक इसमें लॉजिक ये है जो मुझे लगता है लॉजिक ये है लॉजिकल नहीं लॉजिक ये है कि शायद मरियम बीबी को लग रहा है कि अभी उनका पॉलिटिकल कैरियर बहुत ज्यादा जी अच्छा जी
नहीं नहीं, तो वो तो बिलावल का भी उससे ज्यादा। तो बिलावल तो कोई बरह रास्त पंगा तो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं तो मरियम बीबी को लग रहा है कि अब्बा जी जो कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड ढूंढ लीग से मांग रहा हूँ मैं यहाँ खड़े होके। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि ये जो गल्लां वध रही हैं कुछ, तो ये जिन्नियां वध रही हैं इन्ना साड़ा भार नहीं गा चुकन देगा, एवं फिर करदा फिरांगा टकोर फायदा की है। तो इंशाल्लाह अगले जुमे फिर जिंदगी रही तो आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाल्लाह। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।